Hello class 8, how are you all? Hope so you all are fine at your home. तो आज अपन हिंदी का लेसन 5 स्टडी करेंगे। इससे पहले अपने 4 लेसन हो चुके हैं हिंदी रीडर में, और हिंदी ग्रामर में भी आपके 6 लेसन हो चुके हैं। होप सो कि आपने उनको अच्छे से लर्न कर लिया होगा और अपनी नोटबुक में होमवर्क भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर कुछ एक बाकी है तो आजकल में उसको फिनिश कर लो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे लेसन 5। लेसन 5 करने में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ आजकल आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेजेस करते हो। पहले ज़्यादातर ये होता था कि एक दूसरे से ऐसे कोई दूरस्थ स्थान पे वार्तालाप करना था, बातें करने होती थी, तो हम चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को। ठीक है, उनकी अनूठी दुनिया, उसके बारे में अपन इस लेसन में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम यानी जो अब जो अपन जो साधन यूज करते हैं वो नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, आजकल का जो मीडिया है, हम व्हाट्सएप फेसबुक में मैसेज करते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उसमें जो वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट वो नहीं होती जो कि हाथ से लिखे हुए पत्रों में होती है। ठीक है ना, आपको पता है यह लेसन हमारी बुक है। बुक का नेम क्या है? वसंत है। और अपने पाठ का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से ये पैसेज अपने पढ़ लिया था, जिसके लेखक अरविंद कुमार सिंह है। इस अंक में जो अंक ये अपना जो भी अपने पैराग्राफ पढ़ा, अंश पढ़ा, इसके अंदर उन्होंने बताया कि फ़ोन एसएमएस की जगह पर पत्र ही अच्छे रहते हैं, या उनमें और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जो कि आप जो स्थान पत्रों का है वो स्थान एसएमएस या फ़ोन या व्हाट्सएप कभी नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, तो ये अपने इसके बाद में संदर्भ प्रसंग आप पढ़ोगे, इसकी व्याख्या दी गई है, ये आप पढ़ोगे, कुछ मैंने आपको बता दिया। ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप सोल्व करोगे, अपनी नोटबुक में लिखोगे। इसके ऊपर कठिन शब्दार्थ है, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए आगे वाला पैराग्राफ। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा ही है। जो पत्र होते हैं इनका भाव ये नहीं कि अपने यहाँ है, हर जगह एक जैसा ही है। ठीक है, भले उसका नाम अलग अलग हो, हर जगह कोई पत्र का नाम पत्र होना ज़रूरी नहीं है। कहीं पे शोक पत्र बोलते हैं, कहीं खत बोलते हैं, कहीं कुछ अलग अलग होता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी जो पुरानी यादें हैं इनको सहेज कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक आदमी होता है, वो अलग अलग लिखने का स्टाइल होता है उसका। हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, आपको मैंने पत्र लिखा, आपके यहाँ पहुंचेगा, आपने किसी और को लिखा वो यहाँ जाएगा। तो ऐसे करोड़ों पत्र, अब तो हालांकि कुछ कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्र एक दूसरे के ठिकाने तलाशते हुए पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इंडिया में इतने बड़े बल्क में जो है चिट्ठियां, पत्र, बधाई संदेश, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो भेजी जाती है
तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्रों की कितनी अहमियत है। ठीक है, तो इसके भी आपको वर्ड मीनिंग, व्याख्या से प्रसंग वगैरह सब कुछ आपकी बुक के अंदर है, वो आपको करना है। ठीक है, देखिए आगे, सॉरी, देखिए कि महत्वपूर्ण, इसमें क्या है, पत्रों से महत्वपूर्ण और प्रिय की यादें सुरक्षित रहती है। इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर पत्र लिखने वाले की अपनी अपनी खूबी होती है, विशेषताएं होती है, और हर लेखन में पत्रों के विषय अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है ना, ये नहीं कि एक ही विषय पे कुछ लिख दिया, अलग अलग विषय पे अलग अलग पत्र हुआ करते थे। ठीक है, आज भी सारे संसार में करोड़ों लोग पत्र लिखते हैं, नहीं लिखते क्या, लिखते हैं बिल्कुल। ये पत्र भेजे जाने के स्थानों को खोजते हुए सही पतों पर पहुंचाए जाते हैं। हमारे देश में तकरीबन 4 करोड़ पत्र को एक मतलब भेजा जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि आज भी पत्रों का महत्व है। ठीक है, तो ये इसके भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल करने हैं और इनको रन करना है और अपनी बुक में, नोटबुक में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट वन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हम हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े आ रहे हैं। ठीक है ना, पहले क्या आता था कि पहले कोई किसी को संदेश भेजना होता था बहुत पुराने समय में, तो घोड़ों के माध्यम से जो घुड़सवार है वो संदेश लेकर जाया करते थे। ठीक है, बाद में पहिए आए, उसके बाद में क्या है, पहिए आए, जिससे बैलगाड़ी या साधन जो भी गाड़ियाँ बनी उसके थ्रू हुआ आवागमन। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। उसके बाद में रेलवे और फिर तार, इससे बहुत बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस, रडार की दुनिया बदल रहा है, मोबाइल आ गए हैं। ठीक है, तो अब तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे जैसे मतलब आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसमें अपग्रेडेशन आ रहा है। ठीक है ना, तो हायरू जी ने बताया भी, पहले ये होता था, उसके बाद में ये आए, फिर ये आए, और आज इसने इतनी मतलब प्रगति कर ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखिए, फॉर्म में देखिए, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है ना। आपका हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है, उसके अंदर ये पत्र लेखन शामिल है। कैसे लिखते हैं ये इसमें सब कुछ दिया होता है, आपको आपने भी उसमें देखा होगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले हैं, और विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। पत्र लेखन प्रतियोगिताएं होती है ना, ठीक है, पत्र लेखन या निबंध लेखन मान लो। ठीक है, तो ये चीज़ें शुरू की गई जिससे कि पत्र लेखन की कला को विकसित किया जा सके। देखिए, यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों में तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि कुछ ये चीज़ें कम हुई हैं, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। गांव के लोग हैं वो आज भी चिट्ठियों, वहाँ पे ज़्यादा ही चिट्ठियाँ प्रचलन में है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। हालांकि उसकी तेज़ी को तो रोक दिया, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है ना, ऑफिशियल जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इन्हीं के थ्रू होती है अभी भी।
जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए, गहराई में जाएं, तो आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। आप अपने घर में किसी अंकल, चाचा, ताऊ, दादा, किसी से पूछना कि आपने पत्र व्यवहार किया था, कैसे आप इंतज़ार करते थे, कैसे लिखते थे, या जो अनपढ़ लोग हैं वो किसी को लिखवाते थे। आपने तो इन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन आपकी जो पहले वाली पीढ़ी है उनसे आप पूछ सकते हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। संदेश से आते हैं, सुना है ना आपने बॉर्डर मूवी का सॉन्ग, उसमें सब कुछ दिखाया गया है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। अब तो सीधे फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, इवन वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले अपने को कम्युनिकेशन करना होता था, कोई बात किसी को पहुंचानी होती थी तो चिट्ठी के माध्यम से ही पहुंचाई जाती थी। आज तो बहुत सारे इसके माध्यम हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी तथा किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। ठीक है, इनकी जो लेखक है, जिन लोगों ने जो भी पत्र लिखे, उनकी रचनाएं एक अनुसंधान का विषय। उससे अपन देख सकते हैं कि उस टाइम क्या इनका महत्व होता था, इनकी अपन गहराई में जा सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता ने पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा देते हैं। अभी आज का जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं था, पहले पत्र व्यवहार होता था। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा देते हैं। मतलब पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। ये देखो, अगर किसी का पत्र आया है तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, एसएमएस है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, कितने भी ऐसे संदेश है जिनको आप अपने सहेज कर रख सकते हो। देखिए, तमाम महान हस्तियों, जितनी भी ये जो महान हस्तियाँ हुई है कि तो सबसे बड़ी यादगार याद धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। पहले जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनकी अपन यादगार की बात करें तो उनके द्वारा लिखे गए पत्रों से हम उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और उनकी याद है वो बिल्कुल ताज़ा रहती है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। ठीक है ना, बहुत सारे म्यूजियम है, उनमें हस्तियों के पत्र लिखे बिल्कुल संजो कर रखे गए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक भी बन गए थे। इन पत्रों ने साबित किया है कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। आपस में उनका जो कम्युनिकेशन है
जिससे हमें पता चल सकता है कि उस टाइम का जो संग्राम हुआ था वो कितनी मजबूती से हुआ था। क्योंकि आपस में इन्होंने क्या बातें की वो तो आज हमारे पास में नहीं है। उन्होंने क्या बातें की, क्या उनके मन में मतलब फीलिंग थी आज़ादी के लिए, क्या भावनाएं थी, ये चीज़ें तो हम नहीं देख सकते। लेकिन उनके पत्रों में जो चीज़ है वो चीज़ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। ठीक है ना, यानी महात्मा गांधी जी थे, उनके पास में दुनिया के अलग अलग देशों से पत्र आते थे, केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे उनके पत्र। एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं थी, महात्मा गांधी इंडिया लिख दिया और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी वो हर किसी पत्र का जवाब देते थे। ये उनकी बड़ी खासियत थी, ऐसा कोई लोग और नहीं हो सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। देख लीजिए महात्मा गांधी की कितनी बड़ी, ऐसे ही वो महान नहीं है, कितने विदेशों से उनके पास में पत्र आते थे, तो जैसे ही उनको पत्र मिलता वो लिखने बैठ जाते थे। लेकिन इतनी मात्रा में पत्र आते थे कि जवाब देते देते उनके हाथ दर्द कर जाने लगते थे, तो वो दूसरे हाथ का यूज़ पत्र लिखने में करते थे। ये उनकी बहुत ही बड़ी खास बात हो गई। अब देखिए महात्मा गांधी ही नहीं, महात्मा गांधी तो थे ही, महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिले जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है इन पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा सकती है उनके पत्रों के आधार पर। यानी उस पत्र में ऐसा कहा था तो उसके आधार पे बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ठीक है, पंत ने 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे, एक्टिव रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, बहुत ही प्रेरणा देते हैं, इंस्पायरेबल है, इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को उससे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसके अंदर क्या था कि महात्मा गांधी और कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो भी पत्र व्यवहार हुआ था वो सारे पत्रों को प्रकाशित इसमें किया गया था, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। देखिए पत्र व्यवहार परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। ठीक है ना, भारत के अंदर ये जो पत्र व्यवहार की परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। केवल तमाम यानी सभी सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें से सबसे ज़्यादा गुडविल है वो किसकी है, डाक विभाग की है। इसकी एक खास
वो वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो पोस्ट ऑफिस है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में तो आलीशान हवेलियां हो या फिर झोंपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। ठीक है ना। चाहे कोई भी किसी प्रकार के भारत जैसे विविधताओं का देश है, तो कैसी ही जगह, कैसी सिचुएशन हो, लोग आज भी पत्रों का इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस है वो कभी कम नहीं हुई है। ठीक है। देखिए, एक दो ही नहीं, करोड़ों लोग हैं जो कि खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। ठीक है ना। अनेक रूपों वाली इसकी वो भूमिका है, वो नज़र आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। यानी मनी ऑर्डर पहले होता था कि जैसे पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर भेजता था, यानी आपके घर में कोई जॉब करता है बाहर, तो वो पैसे आजकल तो अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करते हैं, तो पहले वो मनी ऑर्डर आते थे, वो पोस्ट ऑफिस में आते थे जिससे आपको पैसे मिलते थे। उसी से लोगों का घर चलता था। गाँव में गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता था, क्योंकि जब भी आता तो ये सोचते भी हाँ हमारे कोई रहते हैं बाहर से, उन्होंने पैसे भेजे हैं जिससे कि हमारे घर का काम चलेगा, तो उसको एक देवदूत के रूप में देखा जाता था, मतलब पोस्टमैन को। ठीक है। तो ये अपना लेसन पूरा हो गया। 5th इसके क्वेश्चन आंसर छोटे वाले इसके अंदर ही है, वो आपको करने हैं, और इसके अलावा इसके वर्ड मीनिंग भी करने हैं, और जो भी बड़े क्वेश्चन है वो भी पीछे दिए गए हैं, उससे देख के आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। तो लेसन 5 तक है आपका कंप्लीट हो चुका है, वो आपके लर्न भी होना चाहिए और नोटबुक में भी लिखे होने चाहिए। आपको एवरी डे आपके लेसन्स को रिवाइज करते रहना है, लेसन्स को बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।